हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ सके हैं कमेंट सेक्शन में अलग अलग वीडियो के, और कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चन का आंसर दें, और ये क्या कहते हैं, ये जेनेरिक आंसर नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका आंसर जो है वो आपके पास ही है, आपको ही खुद को इसका आंसर देना पड़ेगा। और कभी कभी क्या है ना, स्टूडेंट्स मुझे आके पूछते कि सर मैं तीनों एग्जाम की तैयारी साथ में कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए, सिर्फ ये क्वेश्चन देख के मैं इसका आंसर कैसे दूँ। अगर आपके पास कोई आता है और पूछता है कि मैं ये तीन एग्जाम के साथ साथ में तैयारी करूँ क्या, तो देखो क्या है ना, हमें डेटा चाहिए होता है। कि जैसे मैं अगर कोई होता तो मैं उसको पूछता, भाई आपका एज क्या है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन से मीडियम में पढ़ाई की है, आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ा है, आपको कितने मार्क्स है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका राइटिंग जो स्किल है वो कैसा है, टाइपिंग आती है कि नहीं आती, आपका हैंड राइटिंग कैसे है, करेक्ट। फिर आपका हिंदी का कम्युनिकेशन कैसा है, इंग्लिश का कम्युनिकेशन कैसा है, आपका क्वांट इंग्लिश रीजनिंग जीए कैसा है, करेक्ट। फिर आपका फाइनेंस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, करेक्ट। और वो फिर इंडिविजुअल बेसिस पे बताया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू यहाँ पे दूंगा। और आप मुझे बताइए कि आपने कभी ऐसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया है, साथ में नहीं किया है, या आप किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्किल है वो आपको ही पता है। मुझे याद है जब ये आरबीआई का पहला एग्ज़ाम, आपको पता है, पेपर पे होता था, पेपर पे पेन पे। तो उस टाइम पे ना कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट थे, वो कहते थे कि सर मैं अभी प्रिपरेशन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ना वो मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है। और मतलब जैसे ही पैटर्न चेंज हो गया तो कैंडिडेट्स का क्या कहते हैं, देखने का नज़रिया चेंज हुआ। मतलब जो पहले जिनका हैंडराइटिंग अच्छा था उनके लिए वो सिस्टम अच्छा था। जैसे मेरा अगर आप पूछेंगे तो मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, जहाँ पर पेपर पेन वाला टेस्ट होता है मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता हूँ। और फिर बाद में जब वो टाइपिंग वाला हुआ तो भाई जिनका हैंडराइटिंग खराब था वो बोले यार मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो ये कोई भी जो डिसीजन होगा ना, वो हम जेनेरिकली नहीं कह सकते कि ये अच्छा या बुरा है। तो इसीलिए ये जो स्किल है लिखने की, टाइपिंग की, राइटिंग की, ये हर एक की अलग अलग है, करेक्ट। और उसको अगर इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा तो भाई उसको बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हम यहाँ पे ब्रॉड लेवल पे बोलते हैं ना, मोटा मोटा लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे देखेंगे कि इसकी तैयारी हम किस तरीके से करें। सबसे पहले हमें क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करने हैं, और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू, क्योंकि आपके वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। अभी मेरा जो चैनल है वो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए, और आपको पता है मैंने कभी ऐसा कहा नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और वो ना मुझे मतलब बहुत लोग कहते थे मुझे, यार आप बोलो, अदरवाइज लोग नहीं करते। तो मैं ऐसा बिलीव में था कि यार जिसको अच्छा लगे वो देखो ना, 1 लाख तो कर ही लिया। अगर मैं पहले वीडियो से ये कहता तो ये 2 लाख हो जाता मान लीजिए, लेकिन 1 लाख तो हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जिसको सच में वो करना है वो यहाँ पे करेगा, जिसको नहीं करना है वो करेगा। उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, वो आप सबको पता है, मैं यहाँ पे फिर से उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो चलो आगे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर मैं कहूँगा कि चलो साथ में करो, लेकिन सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। और कुछ लोगों को लगता होगा भाई ये एलिजिबिलिटी बताने का क्या पर्पज़ है, लेकिन आपको पता है बहुत लोगों को एलिजिबिलिटी ही समझ में नहीं आती, बहुत लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन वो पूछते रहते। इसलिए सबसे पहले ये है IRDA जो एग्ज़ाम है उसकी एलिजिबिलिटी है। क्या लिखा है, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, करेक्ट। ग्रेजुएशन मीन्स एनी ग्रेजुएशन, 60% मार्क्स। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, देखो ये बहुत क्वेरी आती है, सर मेरे ग्रेजुएशन में नहीं है, 50% है, 55% है, लेकिन MBA में मेरे ना 80% है। तो भाई नहीं, मतलब ये लिखा है ना ग्रेजुएशन में, मतलब ग्रेजुएशन में। लेकिन अदरवाइज क्या है ना, बहुत लोग पूछते हैं मुझे, कभी कभी मुझे ना वो बताने में बहुत मतलब तकलीफ भी होती कि यार इसको ना कैसे कहे, मतलब यार इसको 58% है, सर मेरा 59.9 है। तो भाई 59.9 मतलब 60 नहीं है, उन्होंने क्लियर कट लिखा है। तो ये पहले सबसे, और ये कुछ लोगों को लगता है यार ये क्यों बता रहे, ये लोग पूछते हैं, मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर मैंने PhD किया, मैंने बोला PhD किया नहीं, ग्रेजुएशन में 60 है तो भाई ग्रेजुएशन में ही 60 चाहिए, ठीक है। ये पहले सबसे समझ में आना चाहिए पहले। अभी ये है आरबीआई में क्या लिखा है, यहाँ पे भी है 60% मार्क्स होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में
55% है। यहाँ पे देखो और का मतलब क्या होता है, ए और बी का मतलब होता है, ए और बी का मतलब होता है ये चलेगा, नहीं तो ये भी चलेगा। लोग फिर से पूछते हैं सर मेरा ग्रेजुएशन में 80 है, पीजी में 50 से चलेगा क्या? मतलब ये ना मुझे ऐसे लगता है कि यार इतना तो समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन की डेट होती है वो भी वहाँ पे दी होती है, और वहाँ पे भी एक दिन भी नहीं चलता, मतलब नहीं सर। और अभी यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम एज 30। ये ना ये सवाल पता है मैं पिछले 10 साल में ना 1000 लोगों ने पूछा है, सर मैक्सिमम एज 30 का मतलब क्या है? सर मेरा एज तो 30 साल 3 महीने। मैक्सिमम एज 30 का मतलब है 29 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 30 डेज। इससे ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम एज 30 का मतलब है 30 नहीं होना चाहिए। ये मुझे पता नहीं यार, ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन ना हज़ारों लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। मुझे हर महीने 8-10 क्वेरी आती है, सर मैक्सिमम एज 30 है और मेरा एज तो 30 ईयर्स 5 मंथ्स है, तो नहीं चलेगा। इतना मैक्सिमम है, ये चलता है। क्लियर हो गया? ये है IRDA का और RBI का। देखो क्या होता है ना, वीडियो जो होता है ना सारे लोगों के लिए होता है। कुछ लोगों को लगता है यार ये क्या बात है, भाई ये लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, उनके लिए समझाना पड़ता है। अभी ये है हमारा सेबी वाला। ठीक है, सेबी में क्या लिखा है कि मास्टर्स डिग्री, करेक्ट, मास्टर्स डिग्री 2 साल की होनी चाहिए। एनी मास्टर्स डिग्री चलेगा, MA इंग्लिश भी चलेगा, कोई भी चलेगा, या फिर सिर्फ प्योर डिग्री में इंजीनियरिंग की चलती है, लॉ की चलती है। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बीकॉम वाले नहीं चलते क्या? नहीं चलते। ठीक है, बीकॉम वाले नहीं चलते। अभी पता नहीं क्यों, क्योंकि ये उन्होंने बनाया है, हम इसको कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री यहाँ पे लिया है, बस ये अच्छा है। सेबी अच्छा है, वहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। और ये है नाबार्ड का, यहाँ पे भी क्या है 60% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट 55% होने चाहिए। ये और RBI का नियर अबाउट सिमिलर है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है आप कहाँ कहाँ एलिजिबल है। ठीक है, ये हो गया बेसिक। और ये मुझे पता है बहुत ऑब्वियस है, लेकिन स्टिल बताना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत क्वेरी आती है। अब 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने हज़ारों टाइप की इतनी छोटी मोटी सब क्वेरी, अभी मैं किसी भी क्वेरी को, मतलब हम बोलते हैं ना क्या बचकाना सवाल पूछा है या क्या क्वेरी ऐसी पूछी है, ऐसा ऐसा मैं अभी नहीं कहता। जो भी क्वेरी है मैं उसका आंसर दे देता हूँ। तो पहला ये बात होगी। अभी आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। ठीक है, ये RBI ग्रेड बी का है, और यहाँ पे हम सेबी का देखेंगे, यहाँ पे हमारा नाबार्ड का भी है। अगर आप देखेंगे ना ये तीनों में से फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू RBI ग्रेड बी फेज 1 ईजी है। ठीक है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ मैं, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपको कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है सब्जेक्ट वाइज। इसका एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, दैट इज द करेक्ट, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है या हमारा पिछला ट्रेंड है वो सही है कि भाई एग्जाम डिफिकल्ट है। ठीक है, वैकेंसी कम है, इसलिए फिर कट ऑफ हम उतना पार नहीं कर पाते, दैट इज़ डिफिकल्ट। और ये जो है ये सब लोग प्रिपेयर करते हैं। आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांट इंग्लिश ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू RBI गेट बी ईजी। अभी सेबी है, सेबी में क्या है, ये जो पेपर है क्वांट इंग्लिश रीजनिंग जी, और सेबी ये एक ऐसा एकलौता एग्जाम है जहाँ पर भैया आपको क्वांट 0 आता है, रीजनिंग 0 आता है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मैंने आपको ये विथ प्रूफ दिखाया है। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर होंगे तो मैंने आपको विथ प्रूफ दिखाया भाई, निगेटिव मार्क्स है क्वांट में, निगेटिव मतलब करेक्ट, रीजनिंग में निगेटिव, लेकिन GA इंग्लिश में कर लिया, हो गया। ठीक है, ये ऐसा एकलौता एग्जाम है। इसके साथ बाकी भी है, जैसे वो जहाँ पे ये क्वालिफाइंग होता है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी कि अगर किसी का क्वांट बिल्कुल नहीं आता है, रीजनिंग बिल्कुल नहीं आता, वो भी सेबी में ग्रेड ए ऑफिसर बन सकता है। लेकिन फिर ये अगर एक बात कम है तो भाई दूसरी भी चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पे कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, कॉस्टिंग है, कंपनीज है, इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। और सेबी ग्रेड ये ऐसा एग्ज़ाम में से है, मैंने कम से कम 1000 लोग देखे हैं कि भाई लाइफ में कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता, सिर्फ सेबी निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि सेबी में सब लोगों को पास कर देते हैं, सब लोग यानी कि ऑलमोस्ट सब लोगों को पास कर देते हैं, क्योंकि उनको बड़ा पूल चाहिए जो फेज 2 एग्ज़ाम देगा, और वहाँ से फिर एग्ज़ाम डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपको कोई कहता है, और मुझे, मैं जब काउंसलिंग करता हूँ ना पर्सनल, मैं पूछता हूँ क्या निकला है, सर सिर्फ सेबी का एग्ज़ाम निकला। मैंने बोला यार वो एग्ज़ाम थोड़ी है, वो तो बस
करने के लिए वो कर रहे हैं क्योंकि उनको ना बाकी लोग भी चाहिए। देखो ये करने के पीछे का भी रीज़न आप समझिए। आरबीआई में सीए, सीएस, सीएफए, एफआरएम वाले लोग नहीं आ पाते क्योंकि वो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग पे इतना फोकस है भाई, ये कर ही नहीं पाते। लेकिन सेबी में क्या है, उनको सीएस लोग चाहिए, एफआरएम चाहिए, सीएफए चाहिए, सीए चाहिए। तो भाई उनको अगर क्वांट डिफिकल्ट रखें तो वो आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम ईजी रखा है कि भाई सीए लोग आ जाओ, आप प्रीलिम्स पास कर लो, अभी आपकी कंपटीशन होगी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सिर्फ सीए पास होंगे, बाकी लोग भी पास होते हैं। ये समझ में आया। उसके बाद नाबार्ड भी क्या है, ये आपका जो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सारे आपके कंप्यूटर्स है, ये सारे आपके क्वालिफाइंग है। लेकिन ये सेबी जैसा नहीं है, यहाँ पे 0 मार्क नेगेटिव मार्क नहीं चलेगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग है लेकिन हर सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है ना, आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे रह गया, दैट इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग भी है यहाँ पे 10 मार्क के लिए, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग भी है, लेकिन ये भी कर लेंगे, कुछ लोग इसको इसमें फेल होते हैं। अभी आपका जो सिलेक्शन होगा, ये जीए के मार्क के बेसिस पे होगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन मैंने कर लिया है, 20 मार्क। उसके बाद ईएसआई 40 एंड एआरडी 40, यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यानी कि फेज 1 में प्रीलिम्स में आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये दिस इज नॉट ईजी, और अगर आपने ये पहले कभी पढ़ा नहीं तो इसलिए फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू नाबार्ड फेज 1 इज मोर डिफिकल्ट देन आरबीआई, सीबी ग्रेड इज मोर डिफिकल्ट देन आरबीआई फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते कि जो आप आपके नॉर्मल बैंकिंग प्रिपरेशन में आप नहीं पढ़ते, करेक्ट। और फ्रॉम क्लियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सीबी ग्रेड ए सबसे इजी है। आज मैंने आपको बिठा दिया तो भी आप भी पास कर लेंगे, क्योंकि उनको सबको पास करना है, क्योंकि वो बड़ा पूल चाहिए, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका हो गया फेज 1 लेवल। अभी फेज 2 में क्या है, अगर आपको क्या है कि जिसमें क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कम चाहिए, तो भाई सेबी एग्जाम आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का पेपर है जो आपको सारे जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम से, भले वो आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ, एलआईसी, सारे एग्जाम में आपको इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना ही पड़ता है। तो ये जो है, ये सब्जेक्ट जो हमने प्रीलिम्स में पढ़े, ये फिर से आपको ये सब्जेक्ट फेज 2 में पढ़ने पड़ते हैं, बस उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग और ये अच्छा नहीं है इतना, तो भाई सेबी एग्ज़ाम आपके लिए अच्छा है। जिसका जीए भी वीक है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि सेबी के जो सब्जेक्ट्स है वो स्टैटिक नेचर के हैं और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लगता है। अगर मैं कहूँ कि ये तीनों में से आरबीआई, सेबी, नाबार्ड में फेज 2 में ज़्यादा दिमाग कहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो वो सेबी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इतना आसान नहीं है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आरबीआई में, सेबी में, आरबीआई, नाबार्ड में ऐसा नहीं है। आपका मेमोरी अच्छा होगा, रट्टा आप लगा सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो वो एग्ज़ाम आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका जो नाबार्ड का एग्जाम है वहाँ पे इंग्लिश का पेपर तो है ही है, बाद में ईएसआई एआरडी का डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, यानी कि ये आपका 200 मार्क का पेपर होगा। आरबीआई में क्या है, आरबीआई में डिस्क्रिप्टिव का काफ़ी वेटेज है। ये जो 300 मार्क का एग्जाम है, इसमें से 200 मार्क जो है वो डिस्क्रिप्टिव को है। इंग्लिश पेपर तो रहेगा ही रहेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 डिस्क्रिप्टिव है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का 50 ऑब्जेक्टिव, 50 डिस्क्रिप्टिव है। तो ये हो गया आपका फेज 2। उसके बाद इंटरव्यू देखेंगे तो आरबीआई के इंटरव्यू को 20% वेटेज है, सीबी में 15% है, और हमारा जो नाबार्ड है, तो नाबार्ड का जो वेटेज है वो 20% है। पहले 25 था। जैसे ये 50 मार्क का हो गया इंटरव्यू और 250 मार्क्स का टोटल है, ये 200 प्लस 250, 50 हो गया आपका ये 20%, ठीक है। यानी कि सेबी में इंटरव्यू का फोकस कम है, आरबीआई में, नाबार्ड में ज़्यादा है। तो ये सारा, और मुझे बताओ ये कौन बताएगा आपको कि भाई आपको कौन से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है? आपको खुद को पूछना पड़ेगा, भाई तुम्हें कॉमर्स आता है क्या, मैनेजमेंट आता है क्या, करेक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आता है क्या, इंटरेस्ट है क्या, पढ़ने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका मेमोराइजेशन स्किल अच्छा है क्या। अदरवाइज देखो भाई, एसबीआई पीओ आप निकाल सकते हैं, कोई मेमोराइजेशन नहीं चाहिए, बस थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, फेज 1 दे दो, प्रीलिम्स दे दो, मेंस दे दो। लेकिन एसबीआई पीओ में क्या है भाई, एक ऐसा वहाँ पे पॉइंट है कि वो बाकी एग्जाम में नहीं, दैट इज ग्रुप डिस्कशन।
कि आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं क्या, हिंदी में भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आना चाहिए। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन नहीं आता है, अच्छा इंटरव्यू स्किल नहीं है, तो SBI PO भी मुश्किल हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे मैंने पहले देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑफिसर लेवल का प्रिपरेशन करते नहीं थे, क्योंकि उनको इंटरव्यू से डर लगता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को बहुत डर लगता है इंटरव्यू से, पता नहीं मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या करेंगे वो, मतलब आपको क्या बंदूक लगाएंगे या क्या करेंगे, मतलब इतना डर है। मुझे नहीं लगता भाई क्या होगा। आप मुझे बताओ, आपने इतना डरा आपने अब तक, मान लीजिए आप कॉलेज का आपका सबमिशन होगा, 10th का एग्ज़ाम था, 12th का एग्ज़ाम था, हमने इतना टेंशन लिया कि भाई क्या होगा अगर मैं कम ज़्यादा मार्क्स मिले, कुछ नहीं हुआ। मैं भी मतलब मैं भी ऐसे ही था। जब 12th का रिजल्ट आया था तो भाई मुझे 91% थे, तब भी मैं रो रहा था, क्योंकि 1% से मेरा मेरिट का रैंक गया। मेरे फ्रेंड्स को 94 मिले, मुझे 91 मिले। तो उस टाइम पे वो मतलब जायज़ है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो गलत कंसर्न है, लेकिन हम अननेसेसरी टेंशन लेते हैं। इंटरव्यू में जाओ, देखो क्या होगा, नहीं आया तो नहीं आओ, आ जाओ भाई, नहीं आया मुझे, करेक्ट ये है। तो इसलिए इसको डरना नहीं है कभी भी। सर मुझे बहुत डर लगता है। अब देखो मैंने एक वीडियो बनाया था RBI के, लोग ऐसे डर रहे, ऐसे ही डर रहे, कुछ नहीं, और फेल हो रहे फिर। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे भी यहाँ पे काम करना है, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है, डबल डिजिट की वैकेंसी आई अभी। तो फिर वहाँ पे थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि जब आप PO का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं आता है। आप बताओ कितने लोग हैं PO का एग्ज़ाम ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे तो टेंशन आ जाता है। वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये ना पॉइंट कोई बोलता नहीं, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा। और ये जो है IRDA, ये RBI जैसा थोड़ा सा है। एटलीस्ट अगर आप फेज़ 1 का सोचेंगे तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GA, यहाँ पे इक्वल वेटेज है। RBI में थोड़ा सा वेटेज अनइक्वल है। RBI में क्या है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 80 है। तो RBI का वेटेज थोड़ा सा अलग है, ये RBI का है। तो यानी कि IRDA और RBI जो है वो फेज़ 1 के एंगल से सिमिलर है, ठीक है। फिर इसका जो फेज़ 2 है, ये भी थोड़ा सा RBI जैसा है, क्योंकि यहाँ पे 3 पेपर हैं। इंग्लिश का पेपर जैसे RBI में है, यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, वो भी RBI में है, यहाँ पे इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट है, वहाँ पे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, यानी कि ये थोड़ा सा RBI से मैच होता है। लेकिन ये सारे एग्जाम में ये एग्ज़ाम अलग इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको पेपर पे आंसर लिखने हैं। यानी कि अगर आपको पेपर पे लिखना नहीं आता है, 3 पेपर, तो फिर ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, आप अच्छे लिख सकते हो, आप अच्छा ट्री डायग्राम बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, कुछ डायग्राम ग्राफ्स बना सकते हैं, क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम। मुझे ऐसे एग्ज़ाम पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी। मैं जब UPSC के एग्ज़ाम देता था RBI का, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे ग्राफ्स बनाता था, कुछ चार्ट्स बनाता था और कुछ फ्लो चार्ट बना दिया। तो वो एक अच्छा क्या है, वे है आपका जो थॉट्स है, आपको जो कहना है, इंफॉर्मेशन है, वो अच्छे तरीके प्रेजेंट करने का। तो ये सारा देखने के बाद आपको खुद को ये डिसीजन लेना है। अगर आप किसी को पूछेंगे ना भाई इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, बच्चे आके पूछते सर मैं तीनों एग्जाम का प्रिपेयर करोगे, ये एग्ज़ाम ये डिसाइड करने के लिए कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा, 2 घंटा देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है। आप किसी को जाके पूछ लो, या कोई अगर आपको पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे, ठीक है। इसलिए दीज आर नॉट ईजी डिसीजंस। और देखो ये ऐसा नहीं कि मैं प्रिपेयर करूँ, इसमें बहुत सारा, इसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने, आप देखो मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं इतने सारे पोल्स करते रहता हूँ, उससे ना मुझे आइडिया लगता है। आप देखिए अभी पोल किया था मैंने, भाई कम से कम 200-300 लोग, 6 के 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए RBI के, 5 अटेम्प्ट गए, 4 गए, एक भी इसमें प्रीलिम्स नहीं निकला। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मान लीजिए आप इसके जगह पे कुछ दूसरा करते, PO का जॉब लेते। PO में भी आपको पता है अभी साल का अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 10 लाख का पैकेज है, तो 10 लाख का आपका नुकसान है, एक्सपीरियंस भी चला जाएगा, एंड इन द लॉन्ग रन वो बहुत अफेक्ट करेगा। तो ये देखो, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को पूछेंगे तो वो बोलेगा कर प्रिपरेशन तीनों एग्जाम का, 2 एग्जाम का कर और मेरा कोर्स खरीद ले, दैट इज देयर जॉब, करेक्ट। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे करना ही नहीं करना है, क्योंकि आप ही खुद जान सकते हैं। और एक बार आपने डिसाइड किया कि मुझे करना है, देन यू कैन सर्च मल्टीपल कोर्सेज इन द मार्केट। क्योंकि अगर आप खुद कर सकते तो खुद कीजिए, लेकिन खुद में क्या है, फिर आपको दिक्कत आएगी, तो अब आपको किसको पूछेंगे, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, फिर वो पढ़ाई रुक जाती है, करेक्ट। अदरवाइज पढ़ाई करना आज के डेट में, जब गूगल है, चैट GPT है, जेमिनी, आज के डेट में वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन कहाँ कहाँ जब हमें क्वेरी आ जाती है, हाउ कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, तब आपको मेंटर चाहिए होता है। और
क्वेरी का रिजोल्यूशन जल्दी नहीं हुआ तो फिर आप वहाँ पे स्टक होके आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये है, ठीक है। ये सारा सुनने के बाद और यहाँ पे मैं और एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैं उसका आंसर देता हूँ कि सर अब तक ऐसा कोई है स्टूडेंट कि जिन्होंने एग्ज़ाम निकाले हैं मल्टीपल। तो मेरे पहचान के हमारे इंस्टीट्यूट के पिछले 8-10 साल में, मैं पहले जहाँ पढ़ा था अभी, 2 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने तीनों एग्ज़ाम आरबीआई नाबार्ड से भी एक ही अटेम्प्ट में एक ही साल में निकाले हैं, ठीक है। ऐसे 2 लोग हैं। मल्टीपल निकालने वाले मैं पर्सनली 100 लोगों को जानता हूँ। आरबीआई प्लस नाबार्ड निकाला, नाबार्ड प्लस सेबी निकाला, आईआरडीए प्लस आरबीआई निकाला, ऐसे 100 के आसपास होंगे। और एक एक निकालने वाले तो वो तो सारा एडिशन कर लेंगे तो 500-1000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इम्पॉसिबल है क्या? नहीं, लेकिन डिफ़िकल्ट है भाई, बहुत 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 डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसलिए और ये पर्पसफुली खुद को फोर्सफुली नहीं करना है कि भाई मैं सारे एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ। और अभी देखो इसके पीछे ना एक इंटेलिजेंस भी उतना होना चाहिए कि वो भी बात हमें माननी पड़ेगी। और वो मैं नहीं बता सकता या कोई आपको तीसरा नहीं बता सकता भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है। आपको ही वो पता है कि भाई मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरा इंटेलिजेंस लेवल कितना है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, ये आप ही बेस्ट डिसाइड कर सकते। या फिर इसके लिए फिर किसी को साइंटिफिक वे से टेस्ट लेना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको कैट का प्रिपरेशन करना है तो मैं कहूँगा कि भाई ये टेस्ट देकर देखो, करेक्ट। तो ऐसा अगर कुछ जगह पे अवेलेबल तो आप देख सकते हैं। टेस्ट ऐसे ऊपर ऊपर लेवल पे हवा में बात करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा कि टेस्ट करो, सपोज मान लीजिए कि मैं कहूँगा चलो 3 आंसर लिख के दिखाओ, मैं बता सकता हूँ भाई आप में दम है क्या नहीं। फिर नहीं है तो फिर वो नहीं है। लेकिन ये आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें उनका नुकसान है। कौन किसको बोलेगा आप मुझे बताइए कि नहीं भाई आप ये नहीं कर सकते, फिर वो तो रेवेन्यू जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा प्रोफेशनल चाहिए कि भाई जिसमें उसका कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, तभी वो आपको इंडिपेंडेंट राय दे पाएगा। जैसे मेरा यूपीसी का क्लास था, मैं ये बहुत करता था। 10 में से 6 लोगों को तो मैं कहता था भाई आपकी बस की बात नहीं, आप मत कर लो, अदरवाइज 1 लाख फीस भरनी पड़ेगी। लेकिन स्टिल मैंने उस टाइम ये ऐसा प्लान किया था कि नहीं भाई हम जेन्युइनली एडवाइस करेंगे। और इतना बोलने के बावजूद भी लोग एडमिशन लेते थे, करेक्ट। अगर मैंने किसी को बोला आपसे नहीं होगा, आप बोले नहीं सर मैं ट्राई करूँगा। और कभी कभी ये डायलेमा भी होता है कि मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ। लेकिन फिर अगर आपकी बहुत मेहनत करने की तैयारी तो फिर कर सकते हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? आप ही डिसाइड करेंगे। इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि भाई इसका आंसर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। आप बताइए आप क्या करेंगे। और देखो ये एग्जाम्स के पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टाइमलाइन सेट करना है। पहले कोई ना कोई जॉब ले लो, एसबीआई क्लर्क ले लो, आईबीपीएस क्लर्क ले लो, आरआरबी क्लर्क ले लो, पीओ ले लो, और फिर करते रहो। फिर 30 ईयर्स तक करते रहो, जब तक आपका एज है तब तक करते रहो। लेकिन खाली बैठ के नहीं करना है, ठीक है, खाली बैठ के नहीं करना है। आपको कैसे लगा वीडियो वो बताओ, और आपके क्या व्यूज़ है वो कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।